तो मेरा सवाल करने का भी मकसद ये था कि अगर औरत ने अपने हक को समझना है तो फिर जो भाई है, जो वालिद है, उसने भी तो अपने फ़र्ज़ को समझना है कि भाई हमने अपनी बेटियों को समझाना है, सिखाना है, ताकि वो खुद कल को अगर भाई भी इस तरह की कोई हैंकी फैंकी करता है तो वो भाई से भी उठ के सवाल करे। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिरी बात है कि जो अगर एक घर में यानी कि जैसे कि अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों में थोड़ी सी समझ बूझ बढ़ गई है। आप अपने घर में ये बताते हैं कि जी बेटी का हिस्सा कितना है, बेटे का हिस्सा कितना है, इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनहेरिटेंस क्यों होती है और किस वक्त होती है। बहुत सारे लोगों का इवन दो कि यू कांट इमेजिन कंसेप्ट होता है कि माँ बाप जिंदा होते हैं तो कहते हैं इनहेरिटेंस कर दें, बांट दें। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ये आपको पता है इसके ऊपर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, वो बाद की लड़ाइयों से बचने के लिए वो बिफोर द टाइम वो आए होते हैं। और फिर मैं लिटरली उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ आए हैं, माँ बाप को हयात नज़र आ रहे हैं कि आपको हयात नज़र आ रहे हैं कि ये नहीं नज़र आ रहे। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही जो है किसी के मरने के बाद शुरू हो रहा है। ठीक, तो आप लोग ऐसे आते हैं कि वो बिल्कुल उनको ये लगता है कि शायद जो है अब हम बस ठीक है बाप मर गया, अब माँ की भी इनहेरिटेंस कर दें। और बेचारी माँ जो है वो एक शादी जो है वो पुराने ज़माने की होती है, वो कहती है हाँ ठीक है फिर मेरी भी कर दो, कह दिया बस ठीक है। यानी कि इस बात को उस बेचारी को समझ ही नहीं है कि वो हयात है, वो खुद जीती जागती है और वो मालिक है इस चीज़ की और उसकी मलकियत में किसी का भी अमल दखल नहीं। तो ये भी एक चीज़ तरीके से उसको डिप्राइव उसकी ज़िंदगी में कर लिया जाता है। और फिर बाद में वो कहा जाता है, माँ बेटे कहते हैं चल भाई माई अब तुम बाहर निकल। ठीक, तो डिप्राइव जो है वो उस एक औरत को इसलिए किया गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, उसकी तरबियत में शामिल नहीं थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसको ये समझाया ही नहीं गया था कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये चीज़ें यानी कि आप देखें कि इनहेरिट हम वरासत करते हैं, वरासत का कंसेप्ट ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट कि बेटी की तो शादी कर देनी है, ये तो विरासत लेके दूसरे घर चली जाएगी। ये भी आप देखें, और इस बात को कितनी खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि क्यों जो है वो अगर आधा हिस्सा 1/2 जो है हिस्सा जो है वो 2 हिस्से बेटे के रखे गए हैं, तो एक हिस्सा बेटी का रखा गया। क्यों रखा गया है? इसलिए नहीं रखा गया, इसके ऊपर भी बहुत सारी फीमेल्स को एतराज़ होता है जी हमारा क्यों कम है। ठीक है, इसका बेटे का क्यों ज़्यादा? इसलिए क्योंकि बेटे ने तो विरासत लेनी है माँ बाप से, ठीक है, पेरेंट्स से लेनी है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेकिन जो आपकी जो वाइफ है उसने जब बनना है उसने हस्बैंड से भी लेना है फर्दर उसने। और दूसरी बात ये कि वो जो कंसेप्ट है जो आप कहती हैं ना कि जी उसे सामान जहेज दिया, उसकी शादी में खर्चा किया, रोज़ हर वो क्या ईद शबरात लेके जानी है, वो कंसेप्ट भी अंदर ही शामिल है। क्योंकि वो भाइयों ने वो काम करना है। क्यों कहा गया कि जब भी भाई किसी बहन के घर जाए, आप वसल्लम ने फरमाया खाली हाथ ना जाए, उसके घर कोई तोहफा लेके जाए। वो इसीलिए क्या, वो जो उसने 2 हिस्से लिए ना, वो एक हिस्सा उसने हर दफ़ा लेके जाना। तो अल्लाह ने ये जो बैलेंस है वो पहले ही कर दिया। पर हमें यही याद रहता है नहीं जी 2 हिस्से आदमी के हैं तो एक हिस्सा इसका है, बस बात ख़त्म। वो जो उसने एक हिस्सा ज़्यादा लिया है वो उसने उसको हर वक्त पे कर और वो एक फिर टोकन ऑफ लव है। बिल्कुल, वो कितनी खूबसूरत डिवीजन है कि रिश्तों को कायम रखने के लिए, उनको खूबसूरती से चलाने के लिए आपको ज़्यादा हिस्सा दे दिया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपने पहुंचाना है बिल्कुल, ताकि आपका रिश्ता मजबूत कितनी, यानी कि हर चीज़ को अगर आप देखें तो इस तरह बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जो माशरा बनाती है। और हम जो है उसके अंदर से एक कड़ी को तोड़ते हैं और बाद में हम खुद ही इस सोच में बैठे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम परेशान क्यों हैं, हमारी चीज़ें क्यों कम है, हमें जो है ये हमारा एरर था, ये किसका एरर था या क्या चीज़ थी। अभी रिसेंटली एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग जो है वो एक केस ही है, उसको मैं ऐड करना चाहूँगी। एक विरासत हुई ग्रैंड पेरेंट की। अब ग्रैंड पेरेंट के वक्त जो है वो उनके फादर की डेथ हो गई। अब जाहिर बात है बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस विरासत में कुछ के यानी कुछ एक बेटा की डेथ हो गई, एक बेटा जिंदा है, कुछ बहनें फौत हो गई। अब लोगों का क्वेश्चन ये था कि जो फौत हो गए उनको आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो जी वहाँ पर इनहेरिटेंस ख़त्म हो गई। भाई बात इतनी सी है, आप इस बात को समझते ही क्यों नहीं
कि इनहेरिटेंस का मतलब ये नहीं है कि बस जो आपकी यानी कि फर्स्ट औलाद है वहाँ पे, वो औलाद के घर भी जो औलाद हुई है उस तक भी वो हिस्सा पहुँचना है। यानी कि अल्लाह ने उसको स्प्रेड किया है एट द एंड, और कहा एक ख़ानदान की पूरी विरासत एंड तक जा रही है। इसीलिए जा रही है कि सबको आसानियाँ मिलें और उन्हें पता चले कि हाँ जी हमारे बाप दादा ने कुछ किया था, आज हमें उस वजह से ये आसानी आई। हो सकता है वो कब उस वक्त किसी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको वो 4 पैसे मिलने से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वो किसी बुराई से बच जाए, हो सकता है वो किसी बुरे काम से बच जाए और वो उसको आसानी, क्योंकि आपको एकदम अगर कहीं से कोई 10-20 लाख रुपए मिलते हैं तो आप उससे कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप अपनी गुर्बत को एकदम ख़त्म कर सकते हैं, आप जो है वो भीख मांगने से बच सकते हैं या किसी बुराई में इंडल्ज होने से बच सकते हैं। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहस होती रही। उन्होंने कहा जी जो भाई मर गया है उसकी जो ज़ौजा है उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको विरासत नहीं मिलेगी। हाँ बस ठीक है, चूँकि इनके घर में बेटा भी था इसलिए विरासत जो है वो बच्चों में मुंतकिल हुई। हालांकि इस्लाम कहता है, सूरत निसा में कहते हैं कि 1/8 हिस्सा बेवा का है। विरासत जो है वो ग्रैंड पेरेंट की नहीं हो रही, अब जो नीचे विरासत हो रही थी वो उनके बाप की हो रही थी। कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि जी विरासत अब उसको मिलेगी नहीं? और लिटरली उन लोगों ने मुझे बहुत सारे उस पर फतवे और बहुत सारी चीज़ें शरीयत ला के दिए और उन्होंने कहा जी कि ये नहीं बनता। तो मैंने उनसे सिर्फ कहा कि आप गौर से सूरत निसा पढ़ लें और वहाँ ही समझ लें कि ये एक विरासत का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। अगर वो बेवा, उसने दूसरी शादी नहीं की, अगर वो बेवा बेचारी के पास 4 पैसे नहीं हैं वो क्या करेगी? अपने बच्चों के दर पे बैठेगी। बच्चे उसको नहीं कुछ करते। आज उसके पास अगर 4 पैसे अपने खामन की वजह से आ रहे हैं, और आपको पता है बेवा के लिए कहा गया कि 1/8 पहले निकालो, टोटल में से 1/8 पहले निकालो। क्यों कहा गया? ताकि उसको एक बड़ा चंक मिले। ठीक है, अगर आप 1 लाख में से 1/8 पहले निकाल रहे हैं तो एक बड़ा चंक मिलता है, और उसके बाद जो रकम बच जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अपने बच्चों में। इसीलिए कहा गया है क्योंकि बेवा उस वक़्त एक ऐसी लेथार्जिक हालत में होती है, वो एक ऐसी इमोशनली अपने आप को डाउन फील कर रही होती है, वीक हुई होती है कि उसके लिए मुश्किल होता है सर्वाइवर। कि इमोशनली तो वो डाउन हो गई है, ख़त्म हो रही है, तो फाइनेंशियली इशू उसको ना हो, कहीं ना कहीं उसको ताकि, क्योंकि हमें ये सारी विरासत, ये सारी चीज़ें आपको बुराइयों से बचाती है। हर चीज़ को जो है वो इसी तरह सिस्टमाइज़ किया गया है कि आपको बुराई से बचा के आपके लिए इस तरह का छोटा सा वे आउट बना दे। क्योंकि आप देखें जो अच्छाई, बुराई, खुशफहमी और गलतफहमी, इन सब के बीच में छोटी सी एक बारीक लाइन, तो आप सम टाइम कभी उस बारीक लाइन पे ही खड़े होते हैं, उस बाउंड्री पे खड़े होते हैं। वो बाउंड्री से आप कभी भी जो है ना वो कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं। तो सम टाइम आपको 4 लाख की एड जो है वो हो सकता है कि चाहिए की तरफ बड़ी होती है, कर ले। एक 4 लाख की वह चलो वो कहीं इन्वेस्ट कर देती है, वो कहीं पे बैंक में ही सेव करवा देती है कुछ अरसे के लिए जो है, जब तक अपना कुछ मामला सीधा नहीं कर लेती वो उसके लिए ही, और दूसरों पे डिपेंड नहीं होती। खुद मुख्तारी जो है, और आपको जाहिर बात है अगर वो बेवा है, वो एक उसके अगर बच्चे जो हैं शादीशुदा हो गए तो वो एक सर्टेन एज में होगी, तो उसके लिए वो खुद मुख्तारी जो है ना वो उसकी सेल्फ प्रेस्टीज को ऑन करती है। वो अपने आप को दोबारा से उसी तरह रख सकती है जिस तरह कि वो खामन के ज़िंदा होने पर रख सकती थी। तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है। इतनी हमारे वो कहते हैं ना मज़हब में वुस्त है, इतनी हिकमत है जिसको एक आम फहम बंदा नहीं समझ सकता।